सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। आज हम जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे के क्रम में इसको स्टार्ट करेंगे। आज हम सीखेंगे पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या होता है, तो इसके लिए देखते हैं कि यदि A कोई समुच्चय है तथा U एक सार्वत्रिक समुच्चय है, जहाँ पर A U का एक उप समुच्चय होता है। यदि A कोई समुच्चय है तथा U एक सार्वत्रिक समुच्चय है, तो समुच्चय A का पूरक समुच्चय A डैश एक किसी दिए गए समुच्चय A का पूरक समुच्चय A डैश से निरूपित करते हैं। उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है, सभी अवयवों का समुच्चय है जो A में नहीं है, अर्थात A डैश इज इक्वल टू X such that X belongs to U और X does not belongs to A। उदाहरण के लिए जैसे U इज इक्वल टू एक हमने सार्वत्रिक समुच्चय मान लिया, U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। A कोई समुच्चय हमने लिया, A इज इक्वल टू 3 4 5, तो इसका जो पूरक समुच्चय A डैश होगा, A डैश इज इक्वल टू 1 2 6 7 8, अर्थात ऐसे अवयवों का समुच्चय जो A में नहीं है। तो जैसे यहाँ पर हमने इसको देखा कि ये कोई एक दिया गया समुच्चय U था, जिसके अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हैं। तो A उनमें A कोई उस U का उप समुच्चय है, A इज इक्वल टू 3 4 5। तो जो A डैश होगा, A डैश यहाँ पर A डैश इसका जो पूरक समुच्चय होगा वो किसके बराबर होगा? वो ऐसे मतलब अवयवों का समुच्चय जो A में नहीं ना हो। तो A में कौन कौन से अवयव हैं? तो A में अवयव हैं 3 4 5। इन अवयवों को छोड़कर शेष सारे जितने अवयव बचते हैं वो सारे के सारे आपके पूरक समुच्चय, उस समुच्चय A के पूरक समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। तो अगर इसको देखा जाए तो इसको डार्क करें हम, तो ये सारा रेंज, ये केवल A को छोड़ करके ये यहाँ से ये सारा रेंज जो है वो सब इसके पूरक समुच्चय कहलाएंगे। ये A के अवयवों को हम छोड़ देंगे और ये जितना यहाँ पर शेडेड रीजन है ये छायांकित भाग ही उस समुच्चय A का पूरक समुच्चय कहलाएगा। इस A के अवयवों को हमको छोड़ देना है, बाकी जितने भी अवयव बचे वो सब इसके जो छायांकित भाग मिले वो इसके पूरक समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका पूरक समुच्चय हुआ। अब आगे देखते हैं। नोट, समुच्चय A सार्वत्रिक समुच्चय U का उपसमुच्चय है, तो उसका पूरक समुच्चय जो A डैश भी है, A डैश भी U का उपसमुच्चय होता है। अब आगे डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन नियम क्या है इनको देखते हैं। तो डी मॉर्गन नियम यहाँ से ये कहता है कि यदि A और B कोई दो समुच्चय हैं, तो पहला नियम जो डी मॉर्गन लॉ का ये कहता है कि दो समुच्चयों के सम्मिलन का, कोई दो समुच्चय हैं उनका यूनियन निकाला जाए और उस यूनियन का अगर कॉम्प्लीमेंट्री निकाला जाए अर्थात पूरक समुच्चय निकाला जाए, तो वो उनके अलग अलग पूरक समुच्चयों के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, सार्वनिष्ठ होता है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सार्वनिष्ठ होता है, अर्थात A यूनियन B का डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। दूसरा नियम यहाँ से क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि यदि दो समुच्चयों के सार्वनिष्ठ का पूरक, दो समुच्चयों के सार्वनिष्ठ का पूरक समुच्चय इनके पूरक समुच्चयों का सम्मिलन होता है, अर्थात अगर उन्हीं दो समुच्चयों का पूरक इंटरसेक्शन का सार्वनिष्ठ का जो पूरक समुच्चय निकाला जाए अर्थात A इंटरसेक्शन B का डैश, अर्थात सार्वनिष्ठ का जो पूरक समुच्चय होगा
वो उनके पूरक समुच्चयों के सम्मिलन के बराबर होता है। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश है वो ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है। अब पूरक समुच्चयों के कुछ गुणधर्म हैं। इन पूरक समुच्चयों के गुणधर्म क्या हैं, इनको देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण नियम है। नंबर 1 पहला पूरक नियम। पहला नंबर है कि यदि ए और उसके पूरक समुच्चय का यूनियन निकाला जाए तो वो यूनियन उसी सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होता है। अर्थात ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू। सेकेंड नंबर है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। अगर उन दोनों एक समुच्चय तथा उसके पूरक समुच्चय का इंटरसेक्शन निकाला जाए, सार्वनिष्ठ निकाला जाए, तो वो एक रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है। दूसरा द्विपूरक नियम। द्विपूरक नियम क्या है कि यदि कोई दिया गया समुच्चय ए था, उसका अगर पूरक समुच्चय निकाला जाए और यदि उस पूरक समुच्चय का फिर से पुनः पूरक समुच्चय निकाला जाए तो वे फिर वही मूल समुच्चय ए प्राप्त हो जाता है। तो ए डैश का जो डैश है वो इज इक्वल टू ए के इक्वल होता है। तीसरा फाई डैश और यू के नियम। फाई डैश, यहाँ से फाई डैश इज इक्वल टू यू अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होगा, और यू डैश इज इक्वल टू फाई, ये रिक्त समुच्चय के बराबर होगा। ये फाई डैश और यू के नियम कहलाते हैं। तो आज के विषय में इतना ही। मैं आगे आपको एक्सरसाइज दूंगा, तो उसको आप करिएगा। जो प्रश्न नहीं आएंगे तो उनको फिर हम कल चर्चा करेंगे।